हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स मतलब होता है विविधता वाले क्लासरूम, मतलब कक्षा। विविध प्रकार के बच्चे, विभिन्न स्तर के बच्चे, विभिन्न भाषा के बच्चों को क्लासरूम में भाषा सिखाने में कौन कौन से चुनौतियाँ, चैलेंज उपलब्ध होती है और क्यों होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, लेक ऑफ स्टडी मटेरियल। यदि पर्याप्त स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा तो परेशानी तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा देखिए, यूज़ ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड। वही पुराने पद्धति से हम लोग पढ़ाएंगे जिसमें बहुत कम गतिविधि होता था या प्रोजेक्टर वगैरह का कुछ किसी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, तो उससे पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत लेट में सीखेंगे। ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब यह है कि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग बहुत कम करेंगे या हमारे पास सहायक शिक्षण सामग्री ही नहीं रहेगा तो बच्चे को सिखाने में, भाषा सिखाने में हमको दिक्कत हो गई होगी। तीसरा है लेक ऑफ ट्रेंड इफेक्टिव टीचर्स। टीचर खुद ट्रेंड नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। ट्रेंड टीचर की कमी होने के कारण हम लोग सिखाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। आत्मविश्वास को यदि हम लोग बच्चों का और खुद का नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या सिखाएंगे, सीखने में उनका दिलचस्पी पैदा नहीं होगा। तो आत्मविश्वास को बच्चों को बढ़ाना है, उसको प्रोत्साहन देना है और खुद प्रोत्साहित रहना है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम मतलब यदि इसी कक्षा में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बच्चे हैं, हमारे यहाँ रेशियो क्या है, 30:1, मतलब 30 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए। लेकिन यदि ज़्यादा है तो उसको सिखाने में दिक्कत हो गई होगा। और देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग, मतलब इंटरफेयर कौन करता है, उनकी मातृभाषा इंटरफेयर करता है, मतलब दखल अंदाजी देता है। विभिन्न प्रकार के लोग रहेंगे वहाँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग मातृभाषा भी हो सकता है, उस क्लासरूम में विविधता हो सकती है, तो हमको पढ़ाने में समस्या होगी। और देखिए, लेक ऑफ प्रॉपर एम एंड टारगेट। टीचर डेली यदि क्लासरूम में जाते हैं तो उस दिन के लिए उसको एक लक्ष्य बना के चलना चाहिए कि आज मुझे ये चीज़ एकदम फिक्स सिखा के ही आना है, इस टाइप करके एक उसमें उसका लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो जल्दी जल्दी। लेक ऑफ स्टडी मटेरियल। लेक मतलब होता है कमी, स्टडी मटेरियल की कमी। यूज़ ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, पुराने तरीके से पढ़ाने से। लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स मतलब वही सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कम करने से और टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करने से। लेक ऑफ ट्रेंड इफेक्टिव टीचर्स। यदि इफेक्टिव टीचर की कमी है, मतलब ट्रेन टीचर की यदि कमी है तो प्रॉब्लम हो गई होगी। एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे या खुद मोटिवेट नहीं रहेंगे तो। ओवर क्राउडेड, ज़्यादा जनसंख्या। इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग, ठीक है, उनकी मदर टंग मतलब मातृभाषा उसमें दखल अंदाजी देगा। लेक ऑफ प्रॉपर एम एंड टारगेट, प्रॉपर हमको लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे और टारगेट फिक्स नहीं करेंगे कि आज मेरे को ये चीज़ सिखाना ही सिखाना है क्लास में करके, तो भी भाषा सिखाने में हमको दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए आगे। वो परेशानी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट यूज़ बोथ लैंग्वेज, मतलब बच्चों को हम लोग को ना उनकी मातृभाषा में भी हमको सिखाना चाहिए, उनसे रिएक्ट करके। ठीक है, पहले हमको उनकी मातृभाषा में समझाना चाहिए, उसी को जैसे हमको इंग्लिश सिखाना है तो उसके बारे में हमको बताना चाहिए। यूज ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजिक्स, मतलब विभिन्न तरीक़ा से हमारे पास उसके लिए प्लान होना चाहिए, कई तरीक़ा से समझाने के लिए। जैसे बच्चे उस चीज़ को एक तरीक़े से नहीं समझ सकते हैं तो हमारे पास विभिन्न और तरीके होना चाहिए। क्रिएट पार्टिसिपेटरी मतलब होता है अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। विविधता, जैसे कि बच्चों को ग्रुप वर्क भी दे सकते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो भाषा सीख सके। जैसे खेल के माध्यम से ग्रुप बनाकर उनको एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भी बोल सकते हैं। इस तरह से विभिन्न गतिविधियाँ करा उसके लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, इक्वल एक्सपेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को एक समान मानना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम होना चाहिए, कहने का मतलब है कि उस टीचर को पूरी तरीक़े से पता होना चाहिए कि इस बच्चे में विभिन्न प्रकार के
विभिन्न स्तर के बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने लोग मीडियम हैं, कितने लोग हाई हैं, कितने लोग लो हैं, कितने लोग बहुत कम जानते हैं, कितने लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं और कितने लोग एकदम बहुत कम है। इस तरह से पूरा टीचर को वहाँ के बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, उस क्लासरूम के बारे में, और किस किस भाषा के लोग यहाँ हैं इस चीज़ के भी वहाँ उसको जानकारी होना चाहिए, तभी हमको समझाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब भाषा का जो विकार है वो कितने प्रकार से है। देखिए, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब विकार। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करना मतलब हाव भाव से कहने का मतलब है यदि उसको बोलने में समस्या है तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होगा। रिसेप्टिव मतलब रिसीव्ड करना, तो किस चीज़ को रिसीव करते हैं, सुनते हैं कोई बोलता है तो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि सुनने में यदि समस्या है तो वो रिसेप्टिव है। मिक्सड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों यदि डिसऑर्डर है उसको मतलब विकार है, कहने का मतलब यदि उसको बोलने में भी समस्या है और सुनने में भी समस्या है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सड वाले में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भाषा का जो विकार है, एक तो बोलने संबंधी हाव भाव के साथ नहीं बोल सकता, और दूसरा अगला सामने वाला बोल रहे हैं उसको नहीं समझना है मतलब सुनने की समस्या, और इसमें आता है मिक्स्ड मतलब तीनों वाली समस्या। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे और देखिए। स्पीच डिसऑर्डर्स मतलब बोलने संबंधी विकार, स्पीच संबंधी विकार। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्टेटरिंग मतलब होता है हकलाना। हकलाना मतलब एक ही शब्द को बार बार बोलना, जैसे म म म म क इस टाइप का, क किरण, इस टाइप का शाहरुख खान को जो डायलॉग है वो स्टेटरिंग में आएगा। ठीक है, उसी को पेडागोजी की भाषा में डिस्फेमिया बोलते हैं। ठीक है, हकलाना को डिस्फेमिया बोलते हैं। ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, कहीं कहीं ये शब्द मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हेन लर्नर हैव अ डाइवर्स बैकग्राउंड द टीचर शुड, पहला ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, सरसरी तौर पर पढ़ते जाइए। फ्रॉम ग्रुप इन अ कोऑर्डिनेट विथ लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यूज मल्टी, ठीक है, अप्रोच मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच, स्टार्ट दैट क्लास विथ, कौन सा का ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये कौन बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। हमको सरसरी तौर पर देखना है कहीं पॉजिटिव वर्ड मिल गया क्या। देखिए यहाँ मिल गया है ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा देखिए। विच इज नॉट इक्वलिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड है मतलब गुड हैंड राइटिंग का गुण कौन सा नहीं है लिखा है, यहाँ नॉट है। ठीक है, लिजिबिलिटी इसका मतलब होता है स्पष्टता। स्पष्टता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्पष्टता बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर आप लिख रहे हो तो समझ में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिस्टिंक्टिवनेस इसका मतलब होता है विशिष्टता, उसमें विशिष्टता होना ही चाहिए। ठीक है, स्पेसिंग मतलब शब्दों के बीच की दूरी पर्याप्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हैंड राइटिंग का ये क्वालिटी होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, विशिष्टता होना चाहिए, शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर, अक्षर के आकार में एकरूपता का अभाव नहीं, अक्षर के आकार में एकरूपता होना चाहिए। यहाँ एब्सेंस दिया है, अभाव दिया है, तो कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। मतलब सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, एक बार और देख लो। विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, मतलब गुड हैंड राइटिंग का क्वालिटी कौन सा नहीं है। तो पहला है लिजिबिलिटी, इसका अर्थ होता है स्पष्टता, और इसका अर्थ होता है विशिष्टता। ठीक है, और इसका अर्थ होता है शब्दों की दूरी पर्याप्त होना चाहिए, और ये हो गया एब्सेंस, अक्षर के आकार में एकरूपता का अभाव से संबंधित है, तो अभाव आ गया मतलब ये होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू नो द
कैरेक्टर्स प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड। ठीक है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। नोइंग द मीनिंग ओनली, ओनली दिया है, कहीं पर भी ओनली है मतलब वो हो ही नहीं सकता, केवल और केवल एक मात्र हो ही नहीं सकता। नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग जानना। नो हाउ टू राइट वर्ड। ठीक है, यहाँ देखो नो द स्पेलिंग मीनिंग, ये नो है, KNOW है, यहाँ नो लिखा है। ठीक है, नो द स्पेलिंग मीनिंग एंड हाउ दे आर, ये देखिए ये पॉजिटिव वर्ड आ गया। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और यहाँ प्रोनाउंस्ड। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ से इसका मिल गया। ठीक है, तो यही वाला इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से हमको ट्रिक से हमको पकड़ना है। ठीक है, यहाँ वो अक्षर है, यहाँ है। ठीक है, अब आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट, ठीक है, दैट लैंग्वेज लर्नर इज अ रिसीवर ऑफ लैंग्वेज। भाषा सीखने वाले क्या है, रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, भाषा का रिसीवर है। प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, प्रोड्यूस भी करता है। यूज ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, और ये यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, मैं पहले बताया हूँ कंस्ट्रक्टिव रहेगा या कंस्ट्रक्शन रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव वाला है, 90% चांस रहता है, तो उसको बिना देखे सोचे समझे मार देना। ठीक है, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन तो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, विभिन्न प्रकार को उसमें सुधार कर सकता है, विभिन्न तरीके से बोल सकता है, यही 2005 की कहता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम, ठीक है, फ्रेमवर्क NCF 2005 यही कहता है कि बच्चे अपने नॉलेज से भाषा का विकास कर सकें। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब विकास करना, कहीं कहीं बोलते हैं घर और बना रहता है तो कंस्ट्रक्टिव का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का करके, तो ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आगे देखिए निर्माण से संबंधित है। हाँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्पीच जो डिसऑर्डर है ना, स्टेटरिंग का मतलब होता है हकलाना, जिसी को डिस्फेमिया भी बोला जाता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।